प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त में बिंदास होंगे। तो साइंस की पहली वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें मैं सर जी आपको स्नेल का नियम पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से मात्र 10 मिनट की ये वीडियोस होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ और साइंस की आपको 10 मिनट शो के नाम से एक क्लासेस डेली मिलती है। तो आप लोग इस क्लास को बेहतरीन तरीके से लिया करो, क्योंकि इस क्लास में मैं सर जी आपको वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। फिलहाल 10 मिनट शो के नाम से ये अपनी वीडियोस होने वाली हैं, और आपको सीक्वेंस वाइज में ये वीडियोस लेनी है तो आपको प्लेलिस्ट में चले जाइएगा चैनल के, तो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा। देखो, सबसे पहले प्रकाश स्नेल के नियम को पढ़ने से पहले आपको सर जी क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन। जब तक आपको प्रकाश का अपवर्तन नहीं पता होगा, तब तक आप सर जी स्नेल के नियम को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आ जाइए। 10 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बेहतरीन तरीके से बताते हैं, और आप लोग इन सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहता तो मैं इसका सर जी आपको टाइपिंग करके भी ला सकता था, लेकिन मैंने अपने सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग नोट्स में ये प्रॉपर नोट्स बनाए, पहले लिखे हैं, किताब से छांट कर लेके आया हूँ। इमेज अपने हाथों से बनाइए, सब चीज अपने हैंड रिटन है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है और बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर जी, प्रकाश का क्या? प्रकाश का अपवर्तन। क्या सर जी? प्रकाश का, बताओ। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन बताओ। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है अथवा अवलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये क्या है सर जी? ये है आपका, क्या है ये है आपका सर जी प्रकाश का अपवर्तन। क्या सर? ये प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से गुजरेगी। एक माध्यम का मतलब क्या होता है बताओ? एक माध्यम का मतलब होता है कि कोई सा भी माध्यम हो सकता है। देखो, अपवर्तनीय कंडीशन में दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम से गुजरती है तो दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो वो अवलंब से दूर भी आ सकती है और अवलंब के पास भी जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये आपके सामने इमेज है। तो देखो, जो अब आपको मैं इस इमेज का पूरा डायग्राम समझाने वाला हूँ मात्र 30 सेकंड में। जो किरण आएगी उसका नाम क्या होता है बताओ? उसका नाम होता है सर जी अप आपतित किरण। उसका नाम क्या होगा बताओ? उसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। जो किरण आएगी उसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। क्या नाम होगा? आपतित किरण। और सर जी जिस पृष्ठ पर टकराएगी उस पृष्ठ का नाम क्या होगा? उस पृष्ठ का नाम होगा अपवर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ पर टकराएगी उस पृष्ठ का नाम क्या होगा? अपवर्तक पृष्ठ। और जिस बिंदु पर टकराती है उसका नाम क्या होता है? आपतन बिंदु। और उस बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है सर जी, उसका नाम क्या होता है? आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। ये आपको दिख रहा होगा, कोण आई से हमने जो दर्शाया है, जो कोण हमने कोण आई से दर्शाया है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण, जो किरण सर जी अपवर्तित होने के बाद गुजरती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। तो हमको आज अपवर्तन को नहीं समझना, अपवर्तन को नहीं समझना, हमको अपवर्तन की सहायता से स्नेल के नियम को पढ़ना है, स्नेल के नियम को। ठीक है, ये चीज समझ में आई सर? बताओ, बात सही है? बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़िए जी। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन माध्यम के बारे में बात की है। माध्यम सर जी कितने प्रकार का होता है बताओ? माध्यम दो प्रकार का होता है सर। माध्यम कितने प्रकार का होता है बताओ? माध्यम कितने प्रकार का होता है? माध्यम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा माध्यम होता है बताइए? तो वो होता है सर जी, एक तो होता है सर जी विरल माध्यम, एक तो होता है विरल माध्यम, और एक क्या होता है सर जी? सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और एक क्या होता है सर जी? सघन माध्यम। विरल माध्यम और दूसरा क्या सर जी? सघन माध्यम।
अच्छा, विरल माध्यम का मतलब क्या होता है सर जी? विरल माध्यम का मतलब एक समझिए कि जिसमें प्रकाश किरण को आसानी से आवागमन हो सके, जिस माध्यम में प्रकाश का आसानी से आवागमन हो सके, और जिस माध्यम में आपको आसानी से आवागमन नहीं हो सके, प्रकाश किरण सही तरीके से नहीं चल सकती, वो होता है सघन माध्यम। और जिसमें प्रकाश किरण सही तरीके से चल पाती है वो होता है विरल माध्यम। इसको आर से दर्शाते हैं विरल को, और सघन को किससे दर्शाते हैं? डी से। ठीक है। जैसे आपसे बात करूं जल और कांच में, आपके सामने दे रखा है जल और कांच। तो जल में आपको प्रकाश किरण कैसी दिखेगी बताओ? जल में आप प्रकाश किरण को आसानी से चलते हुए देख सकते हो। तो ये जल और कांच में पूछे तो जल क्या है सर जी? विरल। और कांच क्या है सर जी? ये सघन। जल क्या है? विरल। और कांच क्या है? ये सघन। तो विरल और सघन का मतलब समझ में आया? जैसे आपको अगर हाईवे पर दौड़ाया जाए और आपको एकदम कीचड़ में दौड़ाया जाए, तो आप सर जी कीचड़ के सापेक्ष, आप सर जी हाईवे पर कैसे हो? कीचड़ आपका क्या है सर जी? बिरल के सघन? आप बोलोगे सर जी सघन। और हाईवे क्या है आपका? बिरल। तो इसी तरीके से जहां पर प्रकाश कण आसानी से चल सकती है वो विरल माध्यम, जहां पर नहीं चल सकती वो क्या है? सघन माध्यम। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। चित्र वही दे रखा है आपके सामने। अगली चीज, ये इससे सवाल बना है तो इसलिए मैं लेकर आया हूं। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश कण अविलंब से दूर हटेगी। खुद बताओ, जब आपको आपको कीचड़ से हाईवे पर दौड़ाया जाए, कीचड़ से आपको हाईवे पर दौड़ा जाए, तो आप सर जी तेज दौड़ोगे कि भैया कम दौड़ोगे? तो आप बोलोगे सर जी तेज दौड़ेंगे। तो वो अविलंब से दूर हटेगी, तेज दूर हटेगी, तेज दौड़ेगी यानी दूर हटेगी। और जब भी सर जी, सुनो, सुन लीजिएगा, क्या बोलते हैं? अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी। और जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो अविलंब के पास आएगी प्रकाश किरण। अविलंब के क्या आएगी? पास आएगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब से दूर हटेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में अविलंब के पास आएगी। ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। अब सर जी प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ लिया, माध्यम को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सर जी नियम। और यही नियम है सर जी, दो नियम है, यही नियम में आपके स्नेल नियम का विस्तार है, वर्णन है। ठीक है, आ जाओ। तो पहला नियम है सर जी, क्या है पहला नियम? पहले नियम को बेहतरीन तरीके से समझिए, है क्या पहला नियम, तो उसको समझते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सर जी? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही है पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है। आपको कभी भी अपवर्तन के नियम पूछे इसे लिखोगे, अपवर्तन पूछे आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक, चलो। अच्छा, दूसरा नियम, दूसरा नियम, जो दूसरा नियम है वही है आपके सामने नियम सर जी, स्नेल का नियम। अब आ गया है आपके सामने कौन सा नियम? बताओ बताओ बताओ। अब आपके सामने आ गया सर जी स्नेल का नियम, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। और इसको सर जी आप स्टार लगा लीजिएगा। और ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा जाता है। और इस पर सर जी दिल के दो मोहर लगा लीजिएगा, स्टार भी लगाइए और मोहर भी लगाइए। ठीक, चलो। तो कहने का मतलब क्या है, होता क्या है स्नेल का नियम वो समझो। स्नेल का नियम होता है सर जी कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी कोण आई, ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा सर जी। आगे बात करते हैं, आगे। हाँ जी, अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या सर जी? साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या? एन। साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन, ये सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, ये स्नेल के नियम का ही सूत्र है सर। अब ये एन जो है सर जी, ये एन, एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है अपवर्तनांक। एन का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक सर जी दो तरीके का होता है, एक तो होता है सर जी निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सर जी सापेक्ष अपवर्तनांक। एक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक क्या होता है सर जी? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है एन बराबर सी बट्टा बी। एन बराबर सी बट्टा बी, एन का मतलब अपवर्तनांक, एन का मतलब क्या होता है सर जी? एन का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। इसमें सर जी सी का मतलब क्या होगा? तो सी का मतलब होगा सर जी निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी जहां वायु नहीं होती वहां प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और v का मतलब क्या है सर जी? v का मतलब है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो c का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और v का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आगे बात करते हैं सर,
आगे बात करते हैं क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में सुनो। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है उसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपसे सापेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो देखो इस तरीके से देगा, 1n2 1n2 1n 2। तो जब भी 1n2 दे, जब भी आपको 1n2 दे, तो इसका मतलब क्या है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे आपको बता देखो तीन ही माध्यम देगा मोस्टली, पहला देगा सर जी क्या, वायु, दूसरा देगा सर जी कांच, और तीसरा देगा सर जी क्या, जल। अच्छा वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर। तो वायु को दर्शाएगा सर जी ए से, कांच को बोलते हैं सर जी गिलास, यानी गिलास को, यानी गिलास जी से दर्शाएगा, और जल को बोलते हैं वाटर यानी डब्लू से। तो ए एन डब्लू को पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ए एन डब्ल्यू को पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, डब्ल्यू एन जी को पढ़ेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जी एन ए को पढ़ेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि सर जी वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वो होता है 1। अगर आपसे पूछे कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वो कितना होता है, 4/3। ये लिख लेना सर जी, इस पर दिल लगा लेना, ये महत्वपूर्ण है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि वायु का अपवर्तनांक 1, जल का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33, कांच का अपवर्तनांक 3/2 या 1.5, बताओ ये चीजें आप लोग याद कर पाओगे, बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास में हमने कितना पढ़ा, देखो 10 मिनट की कॉन्सेप्ट की ये वीडियो होने वाली है, कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो ये सूत्र भी आप लोग लिख लेना सर जी, ये सूत्र बहुत बार पूछा जाता है, ये 1n2 बराबर n2/n1। इसमें क्या है, इस सूत्र में समझिए, इस सूत्र में है क्या कि जब भी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछे, तो पीछे वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला आगे रहेगा, पीछे वाला ऊपर रहेगा नीचे वाला आगे रहेगा, ये है कॉन्सेप्ट। तो एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर ले। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने सर जी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सर जी अवलंब की ओर झुक जाती है या फिर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपवर्तन कहलाता है। दूसरे बात फिर पढ़ा हमने सर जी माध्यम, माध्यम दो तरीका के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश आसानी से जा सके, विरल माध्यम आसानी से नहीं जा सके, सघन माध्यम। उसके बाद बात करते हैं सर, जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश करेगी, प्रकाश कर जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी, और जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब के पास आएगी। ठीक, फिर हमने सर जी अब नियम पढ़े, तो आपतित कण, अपवर्तित कण और अवलंब तीनों ही एक तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम जो है वो स्नेल का नियम ही है, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात नियत होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। साइन आई बट्टे साइन आर का मान n होगा, यानी कि यही n क्या है, अपवर्तनांक n। अपवर्तनांक दो तरीके का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर c/b। c का मतलब होता है सर जी निर्वातम प्रकाश की चाल, और निर्वातम प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर कभी भी पूछे v का मतलब क्या होता है, तो v का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में प्रकाश जा रहा है वही क्या होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब समझते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक सर जी पहले आपको बोलना आना चाहिए सर जी, तीन ही तरीके के माध्यम आपकी किताब में, वायु कांच जल, वायु को ए, कांच को जी, जल को डब्लू। तो बोलना आना चाहिए 1n2 को कैसे बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे यहाँ पर दे रखा है ए एन डब्ल्यू, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, डब्ल्यू एन जी को सर जी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जी एन ए को सर जी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वो होता है सर जी 1, जल का पूछे तो 4/3 या फिर 1.33, और कांच का पूछे तो 3/2 1.5। और सूत्र आपके सामने रखा है कि सर जी पीछे का ऊपर और आगे का नीचे। ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी एक बार प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाना, ताकि मैं आपको इसी तरीका की वीडियो लाता रहूं आपके सामने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। मुझ आज थोड़ी 2-3 मिनट ज्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने आपको रिवाइज कराया, शुरुआत में आपसे कुछ बातें की थी। पहली वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, 10-12 मिनट में हम अपनी क्लासेस करते रहेंगे। ठीक है, कैसे लगी वीडियो बताना। ठीक है, और बताओ किसी को किसी भी तरीका की कोई दिक्कत हो तो बता सकता है अपने बड़े भाई को, या फिर आप बड़े भी हो सकते हो, हम छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। चलिए, किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो भाई आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।